हेलो डियर स्टूडेंट, हम क्लास 9th में स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर फ्रॉम द केमिस्ट्री, चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके पहले हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़े थे। मैटर इन अवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने दोनों चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा था। अब हम जो आएंगे वो पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, है ना। आपने हमारे यदि प्रीवियस वीडियोस एंड प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, जो एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो हमेशा ये सोचते रहते थे या बहुत आश्चर्य में रहते थे अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में, है ना। कि मैटर जो है वो किससे बनी है, कितने, तो उनको क्या लगता था, मैटर मतलब उनका कॉन्सेप्ट था कि मैटर को यदि हम डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के बारे में, मतलब कोई भी मैटर है उसको हम डिवाइड करते जाएं तो वो जो है और छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड होती जाएगी। अब लगभग 500 BC एगो एन इंडियन फिलोसोफर हुए थे एक महर्षि कणाद। आपने नाम सुना होगा महर्षि कणाद का। उन्होंने बताया कि यदि हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, तो यदि हम उनको डिवाइड करते जाएं तो हमको छोटे से छोटा पार्टिकल जो है उस मैटर का मिलता जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम उस मैटर को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब उस स्टेज पे आके मैटर में डिवीज़न नहीं होगा। और उस स्टेट को जो उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। एक और इंडियन फिलोसोफर हुए थे कात्यायन। उन्होंने बताया कि ये जो पार्टिकल्स जितने भी हैं वो नॉर्मली कंबाइन स्टेट में होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स जिन्हें हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो कंबाइन होके कोई भी मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब लगभग इसी एरा में ग्रीक फिलोसोफर्स हुए थे डेमोक्राइटस एंड ल्यूकिपस। उन्होंने बताया कि यदि हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो सेम चीज़ उन्होंने भी बताई कि एक स्टेज पे आके मैटर डिवाइड होना बंद हो जाएगी और वो जो है वो क्या होगा, इंडिविजिबल पार्टिकल मतलब अब जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता है। और ये सब जो है एक फिलोसफिकल कंसिडरेशन था, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं किया गया था, सिर्फ ऐसा अनुमान लगाया गया था कि ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है, सिर्फ सोचा था, फिलोसफिकल वर्क था। और आपको पता है साइंस जो है वो बेसिकली किस पे है, एक्सपेरिमेंटल पे है। ठीक है। अब एंड ऑफ द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट ने डिफरेंस निकाल लिए थे एलिमेंट्स कंपाउंड में, है ना। और उन्होंने जो था वो ये भी पता लगा लिया था कि किस तरह से एलिमेंट जो है आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन को लेके या कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेके एंटोनी एंड लिवोशियर जो था उन्होंने जो था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए कि किस तरह से कोई भी एलिमेंट जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को लेकर लेवोशियर ने अपने लॉ दिए जिन्हें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके आप मतलब इसके अंडर में 2 लॉ आपकी बुक में बताए गए हैं, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो था वो लेवोशियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने एक्सपेरिमेंटली शो किया था कि किस तरह से ये एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर इस लॉ को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर पहला हम जो लॉ पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ये बोलता है कि क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो एलिमेंट के या उस चेंज में कोई भी मास में चेंज होता है क्या, उसको प्रूफ करने के लिए, उसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। आपको 2 केमिकल्स लेने हैं जिनको एक्स बोलना है, वाई। एक्स के ये 3 सेट दिए हैं, वाई के 3 सेट। एक्स में यदि आप कॉपर सल्फेट ले रहे हो तो वाई में सोडियम कार्बोनेट लेना है।
एक्स में यदि बेरियम क्लोराइड ले रहे हो तो वाई में सोडियम सल्फेट लेना है, और एक्स में यदि लेड नाइट्रेट ले रहे हो तो वाई में सोडियम क्लोराइड। कितना अमाउंट लेना है ये भी मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद इनका 5% सॉल्यूशन बना लेना है, ठीक है, एक्स और वाई का किसी का भी, है ना। और अब इस अमाउंट को क्या करना है, आपको एक्स को जो है वो रखना है इस टेस्ट ट्यूब में और वाई को इस कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। और जब आप इन्हें मिक्स करेंगे, है ना, जब आप इन्हें मिक्स करेंगे इग्निशन ट्यूब में रखने के बाद, ये है ना, और पहले ये आपको वेट कर लेना है कॉर्क लगा के, और फिर इसके बाद इसको हिलाकर आपको मिक्स करना है। अब जब आप मिक्स करोगे तो फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करेंगे तो कोई नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब आफ्टर द फॉर्मिंग द न्यू कंपाउंड आपको फिर से उस पूरे इंस्ट्रूमेंट का वेट चेक करना है। जब आप वेट चेक करेंगे तो आपको किसी भी तरह के मास में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। जो मास आपको रिएक्शन के पहले मिला था वो ही सेम मास आपको रिएक्शन के बाद मिलेगा। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा है, स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट किया जा सकता है, मतलब जनरेट किया जा सकता है, और ना ही मास को ख़त्म किया जा सकता है या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब फॉर एनी केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द टोटल सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपने 2+2 का मास लिया तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास भी 4 होगा। अब वो 1+3 के फॉर्म में हो सकता है, 0.5+3.5 के पॉइंट में फॉर्म में हो सकता है, या 4 होल हो सकता है। बट अगर इधर का मास 4 है तो इधर का मास भी 4 होगा। मतलब यदि रिएक्टेंट का मास 4 है तो प्रोडक्ट का मास भी 4 होगा। तो दीज आर ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपको यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।